हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम 27 और 28 तारीख के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको करेंगे और उसी के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड जो उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड गाइस, फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स आपको हर दिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाया करेगी। तो चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। आज का मोटिवेशन क्या है? द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, जिस दर्द को आज आप महसूस कर रहे हैं, वही आने वाले कल में आपके लिए स्ट्रेंथ होगी। आप उस दर्द को अपने स्ट्रेंथ के रूप में महसूस करेंगे। यानी कि अगर आपने आज कोई टारगेट लिया है और आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जिस पेन से आप गुजर रहे हैं, वही पेन आपको उस जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने में मदद होगा और टारगेट अचीव करने के बाद वही पेन जो था वही आपकी ताकत कहलाएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुबोध कुमार जायसवाल जी को सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये उनके बारे में ब्रीफ है। अगर मैं सुबोध कुमार जायसवाल की बात करूं तो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया था कि इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये जाना चाहते थे आर्मी में, तो इन्होंने एनडीए के एग्जाम दिए। एक बार दिए, ये फेल हो गए, दूसरी बार दिया फिर भी फेल हो गए, तीसरी बार दिया उसमें भी ये फेल हो गए। तो इन्होंने एनडीए छोड़कर यूपीएससी किया और यूपीएससी क्रैक करने के बाद ये आईपीएस बने और आज ये क्या है? सीबीआई के डायरेक्टर। इससे पहले ये सीआईएसएफ के चीफ थे। ये सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में ब्रीफ है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब अगर बात हो रही है सीबीआई की तो एक बार सीबीआई के बारे में भी देख लेते हैं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है? मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। डायरेक्टर जनरल है सुबोध कुमार जायसवाल जो के प्रवीण सिन्हा के बाद बने हैं, यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल जी ने प्रवीण सिन्हा को सक्सीड किया है। अगर हम बात करें फर्स्ट डायरेक्टर जनरल के तो वो है डीपी कोहली। ये है डीपी कोहली जी, ये है सुबोध कुमार जायसवाल और ये है प्रवीण सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट कंसुलेट इन अडू सिटी ऑफ विच कंट्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने, ये हाल ही में यहां पर 2 बार है, टाइपिंग मिस्टेक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। मालदीव के जो अड्डू शहर है मालदीव का, उसमें केंद्र सरकार ने भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। अच्छा, ऐसा किया क्यों है? अगर मैं बात करूं भारत की तो ये भारत का सदर्न पॉइंट है। यहां पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जो हम्बनटोटा पोर्ट है, जो कोलंबो सिटी पोर्ट है, उसको चाइना के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था श्रीलंका में, तो श्रीलंका की पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो चाइना उस पोर्ट को डेवलप करेगा और वो पोर्ट चाइना का स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। अब अगर चाइना का वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां तक कोई मैटर नहीं था, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि उस एरिया में चाइना की करेंसी चलेगी, यानी कि युआन चलेगा। और उसी के साथ साथ उस एरिया में अगर कोई रहना चाहता है या कोई आना चाहता है या कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको चाइना से पासपोर्ट लेना होगा, वहां पर चाइना का पासपोर्ट चलेगा। अगर ऐसा है तो श्रीलंका एक तरीके से गुलाम बन रहा है चाइना का। तो इसी को काउंटर करने के लिए हमारा जो इस यहाँ पर लक्षद्वीप जो समूह है उससे जो नीचे एक देश है मालदीव, वहां पर भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है हमारी केंद्र सरकार ने। ये उसके बारे में ब्रीफ है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। हम बात करते हैं मालदीव की पहले। तो ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर जो ये लक्षद्वीप समूह है इस जगह, और इसी के जस्ट नीचे इस जगह ये है मालदीव। अगर मैं बात करूं चाइना की पहले, तो कौन सी पॉलिसी थी जिसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ऐसा किया है? तो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी थी, यानी कि मोतियों का जो हार पॉलिसी थी,
उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये कदम उठाया है। तो अगर मैं बात करूं, जो इस मैप पर दिख रहा है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पर कोलंबो पोर्ट ले लिया है, यहाँ पर सिद्धवी बंदरगाह है, और ये यहाँ पर है चित्तौड़गांव। तो बांग्लादेश ये जो एक तरीके से मोतियों का हार बना दिया है इंडिया को काउंटर करने के लिए। तो इसी पॉलिसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया है कि मालदीव में यहाँ पर एक जो मालदीव का जो एक शहर है अड्डू शहर, अड्डू सिटी, तो वहां पर पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है हमारी केंद्र सरकार ने। अब पहले बात कर लेते हैं मालदीव की। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिहो, और मालदीव की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया। एक बार मैप पर देख लेते हैं इसको। तो ये मालदीव का बड़ा मैप है, और यहाँ पर जो सदर्न पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर है ये अड्डू सिटी, यहाँ पर इंडिया का वाणिज्य दूतावास खुलेगा, फर्स्ट कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया खुलेगी इन दिस सिटी। अगला क्वेश्चन क्या है, मूडीज हैज रिसेंटली प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन 2021 एंड 22 एट %। मूडीज ने हाल ही में 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि को कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 9.3%। 9.3% पर मूडीज ने इंडिया की जीडीपी को 2021-22 में अनुमानित किया है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये डेफिनेटली इस बार के एग्जामिनेशन में किसी ना किसी तरीके से साइक्लोन पर बेस्ड क्वेश्चन आना है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, Name the cyclonic storm expected to make landfall by May 26 in coastal district of Odisha and West Bengal। अच्छा, मैं ये जब वीडियो बना रहा हूं तब तक तो ये तूफान आ चुका है, क्योंकि मैं मई 26 के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आपको सिंपली उस तूफान का नाम बताना है जो 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में आया है। ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यास। यास जो तूफान है वो आया है हमारे ईस्टर्न साइड से। ये जो हमारी इंडिया है, तो यास जो तूफान है वो इस साइड से आया है। जो यास तूफान है वो हमारे ईस्टर्न साइड से आया है, और जो तौकते तूफान है वो आया है हमारा वेस्टर्न साइड से। जो तौकते तूफान है इसका जो नामकरण तौकते किया गया है ये म्यांमार ने किया है, और तौकते एक छिपकली है उसी के ऊपर इसका नामकरण किया गया है। वहीं जो यास तूफान है उसका नामकरण किया है ओमान ने। अब साइक्लोन बनते कैसे हैं उसके बारे में ये ब्रीफ है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब साइक्लोन के काफी नाम है हमारे वर्ल्ड में, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से साइक्लोन जाने जाते हैं। अगर हम चाइना सी की बात करें तो वहां पर टाइफून बोलते हैं। अगर इंडियन ओशियन की बात करें तो वहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। कैरिबियन सी की बात करें वहां हरिकेन बोला जाता है। यूएसए में इसको टॉर्नेडोज बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विलीबिलीज बोला जाता है। फिलीपींस में इसे वेग्यो बोला जाता है, और जापान में इसको ताइफू बोला जाता है। तो ये डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो किस तरीके से साइक्लोन को बोलते हैं, किस तरीके से उन्होंने नामकरण किया है साइक्लोन का, उसके बारे में बताया है। और ये आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। अगर बात हो रही है साइक्लोन की, तो एक बार हम भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में, और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो है मृत्युंजय मोहापात्रा। और ये आता कहाँ है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि मिनिस्टर कौन है अर्थ साइंस के। अब एक बार वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब ये आता किसके अंडर है, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो बेसिकली जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन के अंडर आता है। इसके जो हेड है यानी कि इसके जो प्रेसिडेंट है वो है गेरहार्ड एड्रियन, जो कि जर्मनी के हैं, और ये 2019 से प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं, अभी कोविड वैक्सीन की मारामारी चल रही है हमारे देश में, तो आपको सिंपली बताना है विच मेजर वैक्सीन कंपनी हैज सेड इट्स कोविड-19 वैक्सीन mRNA 1273 is 100% effective in preventing symptomatic infection in 12 to 17 years old after 2 doses।
किस प्रमुख वैक्सीन कंपनी ने कहा है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन mRNA 1273 दो खुराक के बाद 12 से 17 वर्ष के बच्चों में रोग सूचक संक्रमण को रोकने के लिए 100% प्रभावी है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्ना। मॉडर्ना जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने ऐसा दावा किया है। अच्छा, मॉडर्ना भी यूएसए बेस्ड कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर भी यूएसए बेस्ड कंपनी है। अगर मैं फाइजर की बात करूं तो फाइजर वैक्सीन जो यूएसए की कंपनी है फाइजर, और जो जर्मनी की कंपनी है बायोएनटेक, इन दोनों ने मिलकर बनाई है। जो भारत बायोटेक है, इसने कोवैक्सीन बनाई है। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, जो इंडिया की स्वदेशी वैक्सीन है। मॉडर्ना ने मॉडर्ना बनाई है, मॉडर्ना वैक्सीन बनाई है। मॉडर्ना वैक्सीन बनाई है, सॉरी। और जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन बनाई है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब अगर बात चल रही है कोविड वैक्सीन की, तो आप सिंपली बताइए मुझे कि कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किसने किया है, मतलब प्रोड्यूस किस कंपनी के द्वारा किया गया है। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन आता कि कोविशील्ड वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, तो इसका आंसर क्या होता? तो इसका आंसर होता एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया है, मतलब डेवलप किया है। अब इसका निर्माण कौन कर रहा है, यानी कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? तो ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII इसका निर्माण कर रही है। ये आधार पूनावाला है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में ब्रीफ है। अब अगर बात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, तो हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में केवल एक ही वैक्सीन बची है, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन का निर्माण कौन करता है? कोवैक्सीन का निर्माण करता है भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण करता है। अगर बात करें स्पुतनिक वी वैक्सीन की, तो स्पुतनिक वी वैक्सीन को रशिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। अब अगर ICMR की बात हो रही है, तो आप सिंपली बताइए कि ICMR ने मई 2020 से अब तक कितने नेशनल सेरोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट किए हैं? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। अभी तक 3 नेशनल सेरोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट किए गए हैं ICMR के द्वारा। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ये उसके बारे में ब्रीफ है, आप इससे भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द वोल्केनो दैट रिसेंटली इरप्टेड इन द कॉन्गो। इन द कॉन्गो ये तो गलत है, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि DRC। DRC में जो वोल्केनो फूटा है उसका नाम बताना है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माउंट न्यारागोंगो जो है वो फूटा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो चलिए एक बार उसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम इससे साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे अफ्रीका में, तो यहां पर इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम थोड़ा और जूम करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक दिखेगी। तो ये देखिए यहां पर ये है माउंट, ये देखिए ये है माउंट न्यारागोंगो। ये DRC में पड़ता है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पड़ता है। ये इंडिया से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था तो इसके आसपास जो लोग रहते थे उनको वहां से निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं जो कि UN पीस मिशन में हैं, तो वो उन्होंने यहाँ से जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं UN पीस मिशन में, उन्होंने। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार DRC के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसके जो प्रेसिडेंट है, ये उसके प्रेसिडेंट है और ये है उसके प्राइम मिनिस्टर।
ये प्राइम मिनिस्टर है जीन माइकल समा, ये पूरा नाम है जीन माइकल समा लुकोंडे, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है फेलिक्स सिसेकेडी, ये है फेलिक्स सिसेकेडी। किनशासा वहां की कैपिटल है, और जो करेंसी है वो है कोंगोलीज फ्रैंक। कोंगोलीज फ्रैंक इज अ करेंसी ऑफ डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अच्छा, यहां पर जो देश है वो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को डीआरसी के साथ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कॉन्गो भी बोलते हैं काफी लोग, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को डीआरसी बोलते हैं, केवल आप कॉन्गो इसको नहीं बोल सकते। अच्छा, इन दोनों को जो डिवाइड करती है वो है कॉन्गो रिवर, तो इसी के कारण इसका नाम, इन दोनों देशों का नाम कॉन्गो है। अगर मैं डीआरसी की बात करूं तो ये एक बहुत डेवलप कंट्री हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में नेचुरल, मतलब काफी मात्रा में ऐसी चीजें पाई जाती हैं, जैसे जो हमारे आज के टाइम में बैटरी जो हम यूज करते हैं ना, लिथियम आयन, तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बट यहाँ पर तानाशाही चल रही है, तो यहाँ पर लोगों को मजदूरी कराई जाती है, उनको कुछ दिया नहीं जाता। तो ये एक पोरेस्ट कंट्री है अपने हर चीज में संपन्न होने के बाद भी। चलिए खैर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है, नेम द एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन दैट स्ट्रक ओडिशा इन अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 में ओडिशा में आए अत्यंत भीषण चक्रवात का नाम बताइए। ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फानी। जो फानी साइक्लोन था उसने ओडिशा में 2019 में भारी तबाही मचाई थी, और अभी जो यास तूफान है वो भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाएगा। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि जो ये हमारा प्यारा भारत है, जो ये फानी तूफान था, इसने उड़ीसा में तबाही मचाई थी, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी तबाही मचाई थी, और उसी के साथ श्रीलंका और यहाँ पर जो बांग्लादेश है, यहाँ पर इन दोनों जगह तबाही मचाने के साथ साथ एक और हमारी जो नेबर कंट्री थी यानी कि भूटान, भूटान में भी फानी तूफान ने तबाही मचाई थी 2019 में। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में साइक्लोन आए हैं 2019 से अब तक, उनके बारे में। तो ये है वो साइक्लोन, साइक्लोन निवार, साइक्लोन एम्फान, निसर्गा, फानी, बुलबुल, वायु एंड महा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं साइक्लोन फानी की। इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी कहाँ? ओडिशा में, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी तबाही मचाई थी, और बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका में भी इसने तबाही मचाई थी। तो एक बहुत ही भयंकर तूफान था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल टू सजेस्ट रिफॉर्म्स टू द ब्रिटिश एरा इंडियन पेनल कोड टू क्लैरिफाई डिफाइन व्हाट इज हेट स्पीच। एकदम क्लियरली डिफाइन करने के लिए कि हेट स्पीच क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ने एक पैनल को कंस्टिट्यूट किया है। किस यूनियन मिनिस्ट्री ने एक पैनल को कंस्टिट्यूट किया है कि जो ब्रिटिश काल में हेट स्पीच यानी कि अभद्र भाषा, जो ब्रिटिश काल में एक इंडियन पैनल कोड बनाया गया था, यानी कि किस तरीके की भाषा को हेट स्पीच बोलेंगे, ये ब्रिटिश काल से ही चलती आ रही है। तो अभी किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको अपडेट करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, या इस पर कोई सुधार है तो उस पर सुझाव देने के लिए एक पैनल बनाया है? ये आपके ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री ने एक पैनल बनाया है। अच्छा, होम मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह। तो अमित शाह जी होम मिनिस्टर है। द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। एंड ये हेट स्पीच को अपडेट करने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है होम मिनिस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक और तानाशाह ने तख्ता पलट कर दिया, यानी कि मिलिट्री कू कर दिया। अभी आप जानते होंगे कि फरवरी महीने में जो हमारे प्यारे देश भारत का जो एक पड़ोसी देश है यहां पर, यानी कि म्यांमार में फरवरी महीने में एक कू हुआ था, मिलिट्री कू हुआ था, यानी कि सैन्य तख्ता पलट हुआ था। तो एक और देश है अफ्रीका में जिसके 22 प्रेसिडेंट, जो कि वहां के आर्मी के कर्नल भी हैं, उन्होंने तख्ता पलट किया, सैन्य तख्ता पलट किया, और वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को
पद से हटा दिया, उनकी सारी पावर छीन ली और खुद बन गए हैं वहां के प्रेसिडेंट। तो आपको सिंपली उस देश का नाम बताना है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माली। माली देश, जो माली जो कंट्री है अफ्रीका की, उसके बारे में है ये है वहां के डिक्टेटर आसिमी गोइटो। अगर हम माली की बात करें तो ये जो अफ्रीका है उसकी 8th लार्जेस्ट कंट्री है। माली की कैपिटल क्या है? बमाको, और लार्जेस्ट सिटी भी है बमाको। करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक इज द करेंसी ऑफ माली। अब एक बार माली की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका में ये जो एरिया है ये है पूरा माली। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर 24 बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर है थर्ड रैंक पाई है इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स में, आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यूएसए फर्स्ट रैंक है, चाइना है सेकेंड रैंक पर। यहां पे देखिए यूएसए फर्स्ट रैंक पर है, चाइना है सेकेंड रैंक पर, और उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया ने आई थिंक ये पहला अभी हाल फिलहाल में जितने भी इंडेक्स जारी किए गए हैं, फर्स्ट इंडेक्स ऐसा है जिसमें इंडिया ने इतनी अच्छी पोजीशन पाई है। उसके अलावा हर इंडेक्स में इंडिया ने बहुत ही गंदी पोजीशन पाई है, चाहे वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रेस फ्रीडम के ऊपर दिया हो या फिर किसी भी चीज के डेमोक्रेसी के ऊपर दिया हो, हर चीज में इंडिया की रैंक बहुत ही गिरी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक? अच्छा, अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स के बारे में मुझे सच में समझ में नहीं आता कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम कहां से नहीं है, इंडिया में मतलब डेमोक्रेसी में फ्रीडम कहां से नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि वेस्टर्न कंट्रीज कैसे इंडिया को ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। खैर चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक के लेखक कौन है? ये आपके ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज युवराज सिंह। युवराज सिंह के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जगजीत पवाडिया। जो जगजीत पवाडिया है उनको इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। ये है जगजीत पवाडिया। अच्छा, जो जगजीत पवाडिया है इनको 2016 में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। सॉरी, फर्स्ट नहीं, ये 2016 में वाइस प्रेसिडेंट बनी थी और उसके बाद 2021 में अभी प्रेसिडेंट बन गई है। इन्होंने जो चाइना के जो कैंडिडेट थे उनको हराया है 2019 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली द स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज ओपन्ड हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स इन 7 स्टेट? हाल ही में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया सेंटर खोले हैं? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 143। 143 केंद्र खोलेंगी। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? फाइनेंस मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। और वो 7 राज्य कौन से हैं जहां पर ये 143 यानी कि 143 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो वो 7 राज्य हैं महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। 14.30 करोड़ की लागत के साथ ये 143 केंद्र खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली ई फार्मेसी कंपनी मेड लाइफ वाज एक्वायर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? हाल ही में ई फार्मेसी कंपनी मेड लाइफ का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फार्मेसी। फार्मेसी ने 25 तारीख को मेड लाइफ को एक्वायर कर लिया है। ये उसके बारे में ब्रीफ है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब आपको बताना है, रिसेंटली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद व्हिच कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन? हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ नगद प्रबंधन समाधान के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? यह आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जो महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनुज मेहरा और जे वेंकट रमू,
MD एंड CEO है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। इन्होंने समझौता किया है एक दूसरे के साथ रिगार्डिंग कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर फॉर इंडिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़ा FDI निवेशक कौन है? ये कौन बना है, कौन सा देश बना है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर 2020-21 में भारत में सबसे बड़ा FDI इन्वेस्टर बना है। अच्छा, सिंगापुर के बाद कौन है? सिंगापुर के बाद है USA और USA के बाद है मॉरिशस। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आर्टिकल है। ये देखिए, सिंगापुर ने 29% इंडिया में इन्वेस्ट किया है, USA ने 23% इन्वेस्ट किया है और मॉरिशस ने 9% इन्वेस्ट किया है। अच्छा, इन देशों ने तो इन्वेस्ट किया है, तो हम बात कर लेते हैं इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं जिनमें जहां पर सबसे ज्यादा FDI का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो सबसे टॉप किया है गुजरात ने, उसको फॉलो किया है महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड यूपी ने। अब अगर बात हो रही है सिंगापुर की, तो उसके बारे में ब्रीफ ले लेते हैं। तो सिंगापुर की जो प्रेसिडेंट है वो है हेलिमा याकूब, ये है हेलिमा याकूब, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो है ली हेसिंग लूंग, ये है ली हेसिंग लूंग। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर इज द करेंसी ऑफ सिंगापुर। चलिए एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा प्यारा भारत, और जब यहाँ पर जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां से अगर हम पार करते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को पार करते हुए मलेशिया की साइड जाएंगे, तो यहाँ पर ये है सिंगापुर। तो सिंगापुर को एक बड़े मैप पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये है सिंगापुर और ये है वहां की कैपिटल। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की PDF मिल जाया करेगी। इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।